अगर आप कनाडा ट्रैवल करने वाले हैं स्टडी वीजा पर, विजिटर वीजा पर या वर्क परमिट, कोई भी आपका वीजा लगा है एंड यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू कनाडा, देन आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है रिलेटेड टू योर फ्लाइट्स, रिलेटेड टू योर इमिग्रेशन क्वेश्चंस, रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आपको इंडिया से ट्रैवल करते हुए एंड पहुंचने के बाद बॉर्डर ऑफिसर से डील करते हुए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन ना हो कि आपको आपकी होम कंट्री में ही इमिग्रेशन ऑफिसर्स वापस भेज दे दैट यू कैन नॉट ट्रैवल टू कनाडा, या फिर बॉर्डर ऑफिसर जो कनाडा में है वो वहां से आपको डिपोर्ट करे या फिर आपको बोले कि असाइलम ले लो। सो टू अवॉइड एनी ऑफ दीज सिचुएशंस आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर ट्रैवल, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोस थिंग्स इन दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मेरे वीडियोस यूजुअली लंबे ही होते हैं, बट इफ यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड आपको कंप्लीट क्लैरिटी होगी कि अपनी फ्लाइट से पहले आपको क्या करना है, फ्लाइट कैसे लेनी है, बोर्ड कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए जो रेडी हो आपके पास, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू विल हैव आंसर्स फॉर ऑल दोस थिंग्स। इसके बाद शायद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंटेशन एंड इमिग्रेशन क्वेश्चन। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर ट्रैवल टू कनाडा, जिसके अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी। सो टू नो ऑल दीज डिटेल्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल ग्लोबेक्सा इमिग्रेशन। दिस इज जितेंद्र ग्रोवर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर ट्रैवलिंग टू कनाडा। वी आर स्टार्टिंग विद द फ्लाइट। सबसे पहले फ्लाइट में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, फ्लाइट बुकिंग से रिलेटेड हर चीज जो आपको फ्लाइट में ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग इज अराइव एट द एयरपोर्ट 3-4 आवर्स बिफोर। जनरली रश रहता है अगर आप दिल्ली जाते हो, मुंबई जाते हो। इफ यू आर गोइंग टू गेट लेट एंड आपके लगेज में कोई प्रॉब्लम होती है, सिक्योरिटी चेक पे कोई प्रॉब्लम होती है या रश ज्यादा है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। अगर आपकी फ्लाइट रात को है तो इवनिंग में आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट, दिन में है जब भी है 3-4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले ट्राई टू बी एट द एयरपोर्ट, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो टू बोर्ड योर फ्लाइट एंड यू हैव इनफ टाइम। आपका जो लगेज आपको चेक इन करना है, आपको बोर्डिंग करनी है, सब कुछ इमिग्रेशन चेक से जाना है, कोई इशू हो जाता है, आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन एज वेल, तो हर चीज से सिक्योरिटी चेक, हर जगह से जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो बी एट द एयरपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी जा सकते हो उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करनी है। एंश्योर दैट लगेज वेट इज विद इन द अलाउड लिमिट। हम जनरली क्या ट्राई करते हैं, अगर 23 kg अगर हमें वेट अलाउड है एंड स्मॉल लगेज हमारा 8-10 kg या 14 kg आई गेस आपको अलाउड होता है, तो जो भी आपको अलाउड लिमिट है आपके लगेज की, हम कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा और ज्यादा ले जाएं और ज्यादा ले जाएं। आपको सब चीजें कनाडा में मिल जाती हैं, यहां से कुछ चीजें नहीं ले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन यूटेंसिल्स, बर्तन जो लेके जाते हो वो भी कनाडा में मिल जाते हैं। एंड अगर विजिटर वीजा पे जा रहे हो तो बर्तन लेके भी मत जाना, दे विल गेट टू नो कि आप ये क्या लेके जा रहे हो और क्यों लेके जा रहे हो। सो डोंट कैरी एनीथिंग विच इज डाउटफुल। अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट विजिटर वीजा पे लेके नहीं जाने हैं, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट विजिटर वीजा पे लेके नहीं जाने हैं। इट इज गोइंग टू क्रिएट ए डाउट इन द माइंड ऑफ वीजा ऑफिसर कि आप इसको कैरी कर रहे हो सो दैट यू कैन गेट ए जॉब इन कनाडा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कैरी नहीं करने हैं विजिटर वीजा पे। लेकिन अगर आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो, इन दैट केस यू कैन कैरी ऑल दोस थिंग्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से वीजा पे जा रहे हो और कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लेके जाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको उसमें अवॉइड करने हैं। सो वेट जो है वो ज्यादा, लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो चीज आपको यहां नहीं मिल रही है या आप कैरी नहीं कर पा रहे हो, हर चीज मिल जाएगी। मसाले भी मिलते हैं वॉलमार्ट के अंदर, सब कुछ मिलता है, कपड़े मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, जो कुछ भी यहां से ले जा सकते हो सब चीजें वहां भी मिलती हैं। तो अगर कोई चीज नहीं ले जा पा रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट। लिमिट से ज्यादा वेट नहीं करना है, अदरवाइज वो आपका बैग ओपन करवाएंगे, बार बार इशू होगा, फिर सामान आपको बाहर देना पड़ेगा अपनी फैमिली को। कुछ एयरलाइंस आपका एक्स्ट्रा लगेज अलाउ कर देती हैं, कुछ एयरलाइंस नहीं करती हैं। सो डोंट मेक ए मैस ऑफ योर एंटायर जर्नी इन बिगिनिंग। तो आप उतना ही लगेज लेके जाइए जितना अलाउड है, इससे ज्यादा मत लेके जाइए। अ फिक्स कंप्लीट एड्रेस इंडिया एंड कनाडा। आप अगर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना इंडिया का एड्रेस, कनाडा का एड्रेस, दोनों ही एड्रेसेस अपने सभी सूटकेस के ऊपर, जितना भी लगेज आप कैरी कर रहे हैं, चाहे आपके पास हैंड बैग है, चाहे कुछ भी, कोई भी आप बैग कैरी कर रहे हैं, हर बैग के ऊपर आपके पास ये एड्रेस अफिक्स होना चाहिए। यू कैन टेक ए प्रिंट आउट एंड यू कैन टेप इट, और आप उसको टेपिंग करके एंड इट विल बी फिक्स, ताकि वो उतरे ना किसी भी सिचुएशन में। नेक्स्ट इज रैप ऑल ऑफ योर लगेज। जो भी आपका लगेज है, जितना भी लगेज है, उसको रैप कर लो। रैप आता है, आप घर से ही रैप करके जा सकते हो। अगर आपको कुछ भी निकालना नहीं है अपने लगेज में से, या फिर उसमें कुछ डालना नहीं है, पहले से सब फिक्स करके लाओ और घर से ही रैप करके लाओ। अगर एयरपोर्ट पे रैप करवाते हो, इट इज वेरी कॉस्टली, आप घर पे ही उसको रैप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपके जो सामान है अंदर डाल रहे हो उसको बबल रैप में डाल सकते हो, एंड बाकी जो चीजें हैं, आपकी जो भी सूटकेस है, उसको आप एक रैप आता है, रैप के साथ उसको रैप करके आप जा सकते हो, एंड इट इज हाईली कन्वीनियंट। आपका जो पेस्ट करोगे, आप एड्रेस पेस्ट करोगे, वो भी उसमें उतरेगा नहीं, एंड आपका लगेज भी सिक्योरली कनाडा पहुंच जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज यूज ए सेपरेट लॉक फॉर योर लगेज। हमारे पास ऑटोमेटिक लॉक आते हैं जो आप अपने सूटकेस में वैसे ही वहीं पे फिक्स कर सकते हैं। उसकी जगह पे अलग से आपके जो छोटे लॉक आते हैं, वो वाले लॉक यूज करने हैं। अगर आप लगेज वाला लॉक यूज करते हैं, कभी कभी उसको ओपन करने के लिए उसको तोड़ दिया जाता है, या फिर आपके सूटकेस जब भी कहीं
कहीं पे गिरे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपका लगेज लोड होगा अनलोड होगा तो वहां पे टूट भी जाते हैं। तो इस बेटर कि आप अलग से लॉक उसमें अटैच करें रादर देन जो ऑटोमेटिक लॉक उसी के अंदर आता है उसको यूज करने के बजाय। नेक्स्ट इज चेक द एक्सपायरेशन डेट ऑफ योर मेडिकल। आपने जब भी ट्रैवल करना है, सपोज आपने नेक्स्ट मंथ अगस्त में ट्रैवल करना है, तो अभी चेक कर लीजिए कि क्या आपका मेडिकल वैलिड है या इनवैलिड है, एक्सपायर कब होने वाला है। अगर आपका मेडिकल वैलिड नहीं है एट द टाइम ऑफ योर ट्रैवल, आपका वीजा भी इनवैलिड हो जाएगा जीसीकी के अंदर। सो चेक योर जीसीकी कि उसके अंदर आपका वीजा वैलिड होना चाहिए एंड आपका मेडिकल भी वैलिड होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल एक्सपायर होने वाला है तो उसको अभी करवा लो एंड एट द टाइम ऑफ योर ट्रैवल उससे पहले उसको आपको वेब फॉर्म के थ्रू सबमिट भी करना है, ताकि जब आप ट्रैवल कर रहे हो आपका वीजा उस टाइम पे वैलिड रहे। इफ योर वीजा इज इनवैलिड और या फिर मेडिकल एक्सपायर है, दोनों में से कुछ भी सिचुएशन होगी, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो मेडिकल भी वैलिड होना चाहिए एंड आपकी जीसीकी के अंदर वीजा भी वैलिड होना चाहिए। आपको ये अपने ट्रैवल से पहले इसको चेक करना है। चेक इट वेल बिफोर योर ट्रैवल। अगस्त में जाना है तो अभी चेक करो, वैसे आपको 2 महीने पहले इसको चेक कर लेना चाहिए। तो अगर एक्सपायर होने वाला है, डू योर मेडिकल अगेन एंड तभी आप कनाडा ट्रैवल करना, अदरवाइज आप फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाओगे, आपको अपने होम कंट्री के एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। चेक योर ट्रैवल टिकट डिटेल्स बिफोर बोर्डिंग। आप पहले से ही चेक करके रखना, एएम पीएम के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी फ्लाइट छूट जाए। जनरली अगर आपकी फ्लाइट रात को होती है 12:30 AM, तो इसका मतलब रात को है लेकिन डेट नेक्स्ट स्टार्ट हो गई है। सो बी केयरफुल अबाउट द डेट टाइम। ऐसा ना हो कि आप फ्लाइट में लेट पहुंच रहे हैं या एक दिन पहले ही पहुंच गए हैं, एंड पीपल मेक मैनी मिस्टेक इन दिस। तो ऐसी गलती ना हो। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले 2-3 दिन पहले इंश्योर करना है कि आपकी फ्लाइट किस टाइम पे है, किस डेट को है, ताकि आप टाइम पे वहां पहुंच सको एंड लास्ट मिनट में कोई रश ना हो एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, अगर इंडिया से ट्रैवल करने वाले हो तो एयर इंडिया फ्लाइट अवॉइड करना। अब यहां पे इमोशनल मत हो जाना, फिर आप कहोगे कि मतलब देशभक्ति बीच में आ जाती है। इमोशनल मत होना। एयर इंडिया फ्लाइट से जितने इशू होते हैं स्टूडेंट्स को, उतने इशू किसी भी फ्लाइट में नहीं होते। चाहे आप विजिटर वीजा पे जा रहे हो, चाहे स्टडी वीजा पे जा रहे हो, जितने क्वेश्चन ये करते हैं उतने क्वेश्चन कोई और कंपनी नहीं करती है। दैट्स द इशू। तो जब भी आपका केस थोड़ा सा ट्रिकी है या आपके पास सारी डिटेल नहीं है या आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा नर्वस हो जाऊंगा, तो डोंट बुक एयर इंडिया फ्लाइट। ये बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, इतने क्वेश्चन तो शायद कनाडा जाके ना हो जितने क्वेश्चन ये यहीं पे ही कर देंगे, एंड हो सकता है आपको फ्लाइट बोर्ड ना करने दे। जितने भी लोगों के साथ इंडिया में प्रॉब्लम होती है फ्लाइट बोर्डिंग से रिलेटेड, वो सारी एयर इंडिया की फ्लाइट होती है। सो बी रियली केयरफुल। अगर आपका विजिटर वीजा का केस है या स्टडी वीजा में आपको लगता है कि मैं थोड़ा नर्वस हो जाऊंगा, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, तो एयर इंडिया की फ्लाइट बुक मत करना, कोई और फ्लाइट बुक कर लेना। एंश्योर सफिशिएंट गैप बिटवीन कनेक्टिंग फ्लाइट्स। जनरली हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है या वो यूके से होगी या वो किसी और कंट्री से होगी, जहां से भी आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है उसमें 4-5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। अगर 2 आवर्स का डिफरेंस है देन देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आपको एक फ्लाइट, अगर पहली फ्लाइट लेट हो गई, दूसरी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए अगर आपको सिक्योरिटी चेक से जाना है, देन देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको अवॉइड कैसे करना है? एंश्योर दैट 4-5 घंटे का बीच में डिफरेंस होना चाहिए 2 फ्लाइट्स के बीच में, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, आराम से आप दूसरी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए पहुंच सको। आई हैड ए कनेक्टिंग फ्लाइट थ्रू हिथ्रो एयरपोर्ट। इतना बड़ा एयरपोर्ट है जिसके बीच में मेट्रो चलती है दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए, एंड वहां बस मैं कैसे पहुंचा था, भाग भाग के एंड लाइन स्किप करके कैसे पहुंचे है, वी नो दैट। तो 2 घंटे इनफ नहीं होते हैं अगर आपको किसी बड़े एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट चेंज करनी है। बी रियली केयरफुल। 4-5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, तो फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे इसका ध्यान रखना। इफ योर लगेज गेट मिसप्लेस, तो आपको उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज को भी अप्रोच करना है, एयरलाइन को भी अप्रोच करना है। चाहे यहां से बोर्ड करते हुए आपके लगेज के साथ प्रॉब्लम हुई है या लैंड करने के बाद हुई है, कहीं पे भी हुई है, आपकी एयरलाइंस आपका लगेज ढूंढ के आपके पास ले आएगी। आपको उसके लिए कंप्लेन करनी है, रेफरेंस नंबर लेना है और उसको आगे ट्रैक भी करना है। आपका लगेज आपके पास पहुंच जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। मोस्ट केसेस के अंदर ऐसा होता है कि पहुंच जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर ऐसा नहीं होता, यू नीड टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस एज वेल, जिसके अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस में सब कुछ कवर हो जाता है, जिसमें आपका लगेज की कॉस्ट, वो भी अगर वो मिसिंग होता है तो वो भी कवर हो जाती है, एंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होता है। तो 3 to 6 मंथ का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाना है, ताकि आपका लगेज गुम हो जाए या आपको कोई हेल्थ इशू हो जाए बिफोर गेटिंग द हेल्थ कार्ड इन कनाडा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हेल्प करता है। इफ यू वांट, वी कैन हेल्प यू इन दिस ट्रैवल इंश्योरेंस एज वेल। लो कॉस्ट में आपको मिल जाता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, यू शुड टेक इट। इसमें आपकी जर्नी भी सिक्योर हो जाती है, लगेज भी सिक्योर हो जाता है, एंड आपके हेल्थ का भी इंश्योरेंस हो जाता है। सो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। सो अदरवाइज अगर वैसे लगेज गुम होता है तो आप अपने लगेज को ट्रेस कर सकते हो थ्रू रेफरेंस नंबर। कंप्लेन जरूर करके आना, ऐसे वापस मत आना। फ्लाइट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डॉक्यूमेंट्स टू कैरी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं ड्यूरिंग योर जर्नी, जो यहां पर इंडिया में भी आपको काम आएंगे, कनाडा में लैंड होने के बाद भी आपको काम आएंगे। सब जगह पे आपको ये डॉक्यूमेंट शो करने पड़ सकते हैं, यहां से इमिग्रेशन के प्रोसेस में भी, कनाडा लैंड होने के बाद भी। कनाडा में तो डेफिनेटली आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो कीप मेकिंग नोट्स बना लेना, नोट कर लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, ताकि कोई डॉक्यूमेंट छूट ना जाए।
फर्स्ट इज पासपोर्ट विद वीजा स्टैंप। आपको सबसे पहले एक अपना पासपोर्ट कैरी करना है जिसके ऊपर वीजा स्टैंप है। लोग बहुत सारे पासपोर्ट कैरी करते हैं जिसपे वीजा स्टैंप पुराने पासपोर्ट पे होती है, एंड आपने नया पासपोर्ट बनवा लिया, रिन्यू करवा लिया। सो आपके पास अगर दो पासपोर्ट है, पुराने पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई है एंड नया पासपोर्ट आपने ले लिया है, रिन्यू करवा लिया है, इन दैट केस यू कैन कैरी बोथ द पासपोर्ट्स, पुराना पासपोर्ट भी और नया पासपोर्ट भी। नया पासपोर्ट बनने के बाद भी पुराना पासपोर्ट आप ही के पास रहता है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो दोनों पासपोर्ट आप कैरी कर सकते हो। आपका अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से कम रह गई है, इन दैट केस आपको इंडिया से ही उसको रिन्यू करवा के जाना चाहिए, क्योंकि कनाडा में अगर रिन्यू करवाते हो तो प्रोसेस भी थोड़ा सा कंबरसम है, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है एंड पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो इंडिया से अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा के जाना अगर उसकी वैलिडिटी कम पड़ी है। देन फ्लाइट टिकट एंड बोर्डिंग पास, अगर आपने अपने बोर्डिंग पास पहले ही ले लिया है, ऑनलाइन कर लिया है, तो आपको वो भी कैरी करने हैं, अदरवाइज आपको फ्लाइट टिकट अपनी कैरी करनी है। ध्यान से, मैंने पहले ही बताया था, अपने फ्लाइट का डेट टाइम ध्यान से चेक कर लेना, गलत डेट टाइम पे मत पहुंचना फ्लाइट के लिए। आईआरसीसी डॉक्यूमेंट्स इन जीसीकी, आईआरसीसी के जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे, जीसीकी के अंदर जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं अपने साथ। सॉफ्ट कॉपी में भी कैरी करने हैं, ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए है। सॉफ्ट कॉपी भी आपने कैरी करनी है एंड उसका प्रिंट आउट भी कैरी करना है। तो मेजर डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके पास क्रेडेंशियल होने चाहिए जीसीकी के। कभी भी आपको बॉर्डर ऑफिसर बोल सकते हैं कि अपनी जीसीकी ओपन करके दिखाओ, तो आपके पास वो क्रेडेंशियल होने चाहिए, आप दिखा सको कि मेरी वीजा एप्लीकेशन कैसे हुई थी। अगर आपके पास वो क्रेडेंशियल नहीं है तो आपको बताना है व्हाट आर द रीजंस कि आपके पास जीसीकी क्रेडेंशियल्स नहीं है। जनरली वो पूछते नहीं है, लेकिन ट्राई करना कि आपके पास हो, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट इमीडिएटली आपको डाउनलोड करके देना है तो आप डाउनलोड करके उनको इमीडिएटली दे सके। देन पासपोर्ट रिक्वेस्ट, आपको पीपीआर आती है, वो कॉपी आपको चाहिए। सबमिशन कंफर्मेशन आपको आती है, कोरेस्पोंडेंस लेटर आता है, बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर, बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, ये लास्ट में आता है। जनरली लोग इसको कैरी नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो जीसी की होगी तो इमीडिएटली डाउनलोड करके साथ साथ आप बॉर्डर ऑफिसर को दे सकते हो। वैसे आप डाउनलोड करके जाओगे, इट विल बी ऑलवेज बेटर, आप डाउनलोड करके ही जाओ। तो जीसीकी में जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आते हैं, उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं? जितने भी आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब भी आप अपनी फाइल लॉन्च करते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। एडमिशन ऑफर लेटर आपके पास आया होगा या फाइनल एलओए आपके पास आया होगा। कोई स्कॉलरशिप आई है तो स्कॉलरशिप का प्रूफ भी आपको कैरी करना है। देन कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट या फिर रजिस्ट्रेशन का प्रूफ। इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है कि आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट नहीं मिला है तो कैसे प्रूव करोगे कि यूनिवर्सिटी ने आपको पर्टिकुलर इनटेक के अंदर सीट दी है या नहीं दी है। तो या तो आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर ही मिल जाए या तो ये मिल जाए, देन इट इज फाइन। अगर ये नहीं आया है तो आपके पास पोर्टल का एक्सेस होगा, ईमेल का एक्सचेंज किया होगा अपने यूनिवर्सिटी के साथ, आप ये प्रूफ भी दिखा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा आपने कोर्सेज का, वो भी दिखा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कोर्सेज का नहीं हुआ है लेकिन आप एज ए स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हो तो वो भी पोर्टल दिखा सकते हो। आप बता सकते हो कि रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली होगा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी ये डेट है एंड मेरे पास ईमेल के ऊपर सारी कन्वर्सेशन है एंड दे हैव एनरोल्ड मी इन दिस पर्टिकुलर इनटेक। कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मेरे पास नहीं है बट आई हैव अदर प्रूफ्स। तो आप कोई भी प्रूफ देते हो, पोर्टल का एक्सेस दिखा देते हो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का है, या फिर कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, कोई भी प्रूफ देते हो, सारे प्रूफ चल जाते हैं, नो नीड टू वरी। तो इनमें से सारे प्रूफ हैं तो सारे रख लेना, अगर एक भी प्रूफ है तो आप दिखा सकते हो। इवन पोर्टल की एक्सेस है और ईमेल कन्वर्सेशन है, ये भी दिखा सकते हो। दिस इज आल्सो ए प्रूफ कि आपको किसी पर्टिकुलर इनटेक के अंदर जगह मिल गई है। तो अगर कोई अभी अगस्त में ट्रैवल करने वाला है सितंबर इनटेक के लिए, रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है कोर्सेज का, नो नीड टू वरी। कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन आपके लैंड करने के बाद भी होगा, फर्क नहीं पड़ता। प्रूफ होने चाहिए कि आपको सितंबर इनटेक में सीट मिली है, तो आपको यह प्रूव करना होता है। ट्यूशन फी की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, जीआईसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। एक्सपायर्ड होने वाला है ट्रैवल से पहले तो उससे पहले ही अपना मेडिकल दोबारा से करवा लेना। तो इस चीज का ध्यान रखना, अभी चेक कर लो कि आपके मेडिकल की एक्सपायरी डेट क्या है। अगर आपने 1 साल पहले करवाया था, 1 साल की वैलिडिटी होती है, 1 साल पहले करवाया था तो अब वो एक्सपायर होने वाला होगा। तो ध्यान रखना, ट्रैवल से पहले ये हो जाना चाहिए। एंड अगर आपको मेडिकल दोबारा करवाना है, उस केस के अंदर आपको वेब फॉर्म रेज करके अपना मेडिकल सबमिट भी करना है, ये आप ही का काम है। सिर्फ मेडिकल करवा लेने से आईआरसीसी के पास वो नहीं पहुंचता, तो रिजल्ट पहुंचेगा लेकिन अल्टीमेटली आपको भी वेब फॉर्म सबमिट करना है विद द अपडेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आप ही का काम है, आपको करना पड़ेगा। ट्रैवल से पहले चेक कर लेना जीसीकी के अंदर आपका वीजा वैलिड है या नहीं है। अगर आपका वीजा इनवैलिड हो चुका है तो उस केस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके केस के अंदर, आपके मेडिकल के अंदर, तभी आपका वीजा इनवैलिड हो गया है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया था क्योंकि उनके मेडिकल एक्सपायर हो चुके थे एंड उनका वीजा इनवैलिड हो गया था। तो आपको जीसीकी के अंदर ये चेक करके जाना है। सबसे मेजर रीजन जो रहता है वैलिडिटी जाने का, इनवैलिड होने का, वीजा इनवैलिड होने का, दैट इज मेडिकल एक्सपायरेशन।
तो ध्यान रखना कि मेडिकल जब आप ट्रैवल कर रहे हो मेडिकल एक्सपायर ना हो, वैलिड मेडिकल हो एंड वीजा भी आपका वैलिड हो। देन प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, अगर आपके कोर्स के साथ ये है तो आपको ये लेके जाना है। मास्टर डिग्री के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। मास्टर के साथ अगर फाउंडेशन कोर्स लेते हो तो प्रोबेबली आपको पीएल चाहिए होगा, लेकिन बाकी सब कोर्सेज के लिए तो डेफिनेटली आपको चाहिए, तो आपको लेके जाना है। आईएल्स पीटी का स्कोर कार्ड ये आपको लेके जाना है। ये अगर एक्सपायर्ड भी है तब भी ये वैलिड होता है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। इसकी 2 साल की वैलिडिटी होती है। आईएल्स पीटी टोफल जो भी आपने दिया है, अगर ये एक्सपायर भी हो गया है लेकिन आपने इसके साथ वीजा लिया था, जिस दिन आप वीजा अप्लाई करते हो उस दिन ये वैलिड होना चाहिए। अगर उस दिन वैलिड है तो आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, उसके चाहे अगले दिन ही एक्सपायर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वीजा एप्लीकेशन के दिन अगर ये वैलिड था, उसके बाद एक्सपायर हो गया, ट्रैवल के टाइम पे एक्सपायर्ड है, फर्क नहीं पड़ता, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। एक्सपायर्ड आईएलटीएस या पीटी स्कोर के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, डोंट वरी अबाउट इट। रिज्यूमे, जो भी आपने वीजा एप्लीकेशन के साथ अपने नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, क्लाइंट फाइल, एसओपी के साथ जो भी चीजें लगाते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको कैरी करने हैं। इसके अलग अलग बंडल बनाने हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का अलग बंडल बनाना है, नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का अलग बंडल बनाना है। तो अलग अलग बंडल बनाने हैं, वो आगे टिप्स में भी आपके पास आएगा। तो रिज्यूम आपको अपने साथ कैरी करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है जो आपने फाइल के अंदर सबमिट किया, एंड आपके पास उसकी हर चीज का आंसर होना चाहिए। जॉब में जॉब प्रोफाइल क्या है, एंड एजुकेशन की कब से कब तक की है, गैप है तो कौन सा गैप है, हर चीज आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपने रिज्यूम लगाया तो रिज्यूम उसके साथ जाना चाहिए, वो आपके पास भी होना चाहिए। बाकी ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपने 10th से लेकर पीएचडी तक कोई भी एजुकेशन की है जो आपने अपनी फाइल के साथ सबमिट किया है, सबके आपके पास फोटोकॉपी होने चाहिए। इट इज मैंडेटरी, ये आपके पास होना चाहिए, कोई भी आपसे मांग सकता है। मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट एक चीज होनी चाहिए, चाहे आपके पास कम्युलेटिव मार्कशीट हो, चाहे आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हो, एक चीज होनी चाहिए। चाहे आपके पास ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्कशीट भी ले जा सकते हो, ट्रांसक्रिप्ट भी ले जा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। दोनों में से एक चीज आपको चाहिए। देन डिग्री या प्रोविजनल लेटर ये होना चाहिए, फाइनल जो आपके पास मिलता है। अगर आपकी रिसेंट डिग्री है तो प्रोविजनल होगा, अगर आपकी ओल्ड डिग्री है पहले कंप्लीट हुई है तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होगा ही, तो आपको वो कैरी करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप कैरी कर सकते हो, यूजुअली इसको कोई पूछता नहीं है वहां पे। ऑल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर एंड एक्सपीरियंस लेटर। लास्ट जॉब का आपके पास एक्सपीरियंस लेटर जनरली नहीं होता है, आपने अभी भी जॉब छोड़ी है, उसका एक्सपीरियंस लेटर शायद आपके पास ना हो, बट उस केस के अंदर आप सैलरी स्लिप या सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट अपने साथ कैरी कर सकते हो। अदरवाइज पुरानी जितनी जॉब्स है उसका ऑफर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर आपको सारे कैरी करने हैं। आपसे बॉर्डर ऑफिसर इसके लिए पूछ सकते हैं इमिग्रेशन के टाइम पे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, सीए रिपोर्ट लगाई है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट लगाई है प्रॉपर्टी की, देन लिक्विड एसेट्स जो भी आपने लगाए हैं, फंड्स वगैरह लगाए हैं, देन आपने इनकम के जो प्रूफ लगाए हैं, ये सब चीजें आपको कैरी करनी है। ये आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी का पार्ट होती है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम 2 डॉक्यूमेंट हमने पहले देखे थे, ट्यूशन फी, जीआईसी, उसके अलावा जो आप सीए रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन की रिपोर्ट, लिक्विड एसेट, इनकम, जो भी चीजें आपने लगाई हैं फाइल के साथ, वो सारी चीजें लेके कैरी करना। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉर्डर ऑफिसर के पास और कोई क्वेश्चन होते नहीं आपसे पूछने के लिए, वो आपको डिपोर्ट करना चाहते हैं, फिर सारी बात आके फाइनेंस पे रुकती है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कनाडा गया था 2020 में, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे डिपोर्ट हुए थे मॉन्ट्रियल से। और डिपोर्टेशन का रीजन क्या था कि एक बच्चे को इंग्लिश में आंसर करना नहीं आ रहा था, आइल्स में स्कोर था 6.5। बॉर्डर ऑफिसर को शक हो गया कि हाँ इसको आइल्स नहीं आता, इसने फेक आइल्स लिया हुआ है, लेकिन उसने जब चेक करवाया, वेरीफाई करवाया तो आइल्स सही निकला। तो उस केस के अंदर उसके पास कोई और रीजन नहीं था, तो फिर रीजन क्या बनाया, मुझे अपने फाइनेंस के डॉक्यूमेंट दिखाओ, फंड्स के डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। और बहुत सारे बच्चों को उस दिन डिपोर्ट किया गया, 12 बच्चों को शायद डिपोर्ट किया गया था, मेरे सामने की बात है, मैं तब कनाडा पहुंचा ही था, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ था। रिसेंटली भी विजिटर वीजा में बहुत सारे लोग पहुंचे जिनको या तो डिपोर्ट किया गया या फिर उनका असाइलम डालने के लिए बोला गया। तो जब भी आपको फंसाने के लिए कुछ और नहीं मिलता तो किसी और चीज में फंसाया जाता है। तो अपने फाइनेंस के प्रूफ, चाहे आपने पहले लगाए थे नहीं लगाए थे, कैरी कर लेना। आपके इनकम के प्रूफ भी हैं जिससे आप ये बता सको मेरे पेरेंट्स अच्छी इनकम कमाते हैं, मेरा ब्रदर सिस्टर अच्छी इनकम कमाता है, अगले साल की फीस भरने के लिए उस इनकम में से फीस भरी जाएगी, वी हैव इनफ फाइनेंशियल कैपेसिटी। इसके अलावा लिक्विड एसेट्स भी जो भी हो आपके पास, कोई सेविंग है, पीएफ है, पापा का, मदर का, जो भी है, जितने भी आप ये चीजें कैरी कर सकते हैं कर लो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ इशू टू बी क्रिएटेड, किसी तरह का इशू क्रिएट करना है बॉर्डर ऑफिसर आपको डिपोर्ट करने के लिए, रीजन ढूंढ रहे होते हैं, एंड कुछ भी रीजन मिलता है उससे डिपोर्ट करने की कोशिश कर। तो कोई रीजन नहीं देना है, सारी तरह के डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं। तो चाहे फाइल में आपने जीआईसी के साथ फाइल लगा दी थी, आपने ट्यूशन फी के साथ ही फाइल लगा दी थी, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे,
ट्राई करना कि ये वाले डॉक्यूमेंट आप कैरी कर लो। तो चाहे विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो, चाहे कोई और वीजा अप्लाई कर रहे हो, स्टडी वीजा अप्लाई किया आपने, वर्क परमिट है, अपने फाइनेंस के डॉक्यूमेंट हमेशा कैरी करना। दिखाने की जरूरत नहीं है, मांगे तो दिखाना, अलग बंडल रखना इसका, मांगे तो दिखाना, नहीं मांगे तो नहीं दिखाना, मैंडेटरी नहीं है, बट आपको इसको कैरी करना। एसओपी इज नॉट मैंडेटरी, एसओपी आपसे नहीं मांगा जाता, लेकिन एसओपी के अंदर जो चीजें लिखी है आपके बारे में डिटेल, एसओपी में क्या डिटेल्स होती है, आपके एजुकेशन की डिटेल, एक्सपीरियंस की डिटेल, कौन से प्रोग्राम में जा रहे हो, ये प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा करियर ग्रोथ के अंदर, उसके बाद यही पर्टिकुलर प्रोग्राम इस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, कनाडा पढ़ने क्यों आ रहे हो, यही सब चीजें होती है। वापस क्यों जाओगे, कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहते हो वापस आके, फ्यूचर के प्लान क्या है, यही सब चीजें आपके एसओपी में लिखी होती है। तो आपको अपने बारे में सारी डिटेल पता होनी चाहिए, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, हर चीज पता होनी चाहिए। तो अगर रिज्यूमे आपने रट लिया है और अपनी फैमिली के बारे में आपके पास सारी डिटेल, तो उस केस के अंदर एसओपी आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं होता, कोई पूछता नहीं है, लेकिन उसमें लिखी हुई डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, वो आप ही की डिटेल्स होती है। तो अगर वही डिटेल्स लिखी गई है जो आपकी एग्जैक्ट डिटेल है, कोई उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं की गई है, फिर आपको अपनी डिटेल पता है, आपको अपना सीवी पता है, उसको पढ़ लेना, फैमिली की डिटेल पढ़ लेना, देन इट इज फाइन। आपको एसओपी की जरूरत उस केस में नहीं। व्हाट डॉक्यूमेंट टू कैरी, नेक्स्ट इज ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेके कैरी करना चाहिए। इफ यू वांट हेल्प इन ट्रैवल इंश्योरेंस, वी कैन हेल्प यू इन दैट। आप लेके जा सकते हो, ज्यादा कॉस्ट नहीं करता है, एंड इट विल हेल्प यू। अगर आपका कोई लगेज मिस हो जाता है या फिर वहां पर हेल्थ का कोई इशू हो जाता है, जब तक आपका हेल्थ कार्ड नहीं बनता, उस केस में ट्रैवल इंश्योरेंस आपको हेल्प कर। मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड प्रेस्क्रिप्शंस, जो भी मेडिसिन आप कैरी कर रहे हो, उन मेडिसिन से रिलेटेड जो भी आपको प्रेस्क्रिप्शंस मिली हुई हैं, डॉक्टर से आपको लिखवा के जाना है कि आपको यहां से बहुत सारी मेडिसिन क्यों लेके जानी पड़ रही है। जितनी मेडिसिन पॉसिबल हो उतनी लेके जाना। किसी को आयुर्वेदिक सूट करती है, किसी को होम्योपैथिक सूट करती है, किसी को एलोपैथिक, जितनी मेडिसिन कैरी कर सकते हो कर लेना। वहां पे आपको इंडिया की मेडिसिन ही हेल्प करने वाली है, वहां की मेडिसिन लेना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर इंडिया की मेडिसिन काम आएगी, तो जितनी कैरी हो सके उतनी ज्यादा कैरी करना, चाहे वहां जाके वेस्ट हो जाए, लेकिन इसको जरूर कैरी करना। अपना मेडिसिन वाला एक बैग अलग से कैरी करना, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जरूर लेके जाना साथ में, और अपना मेडिकल रिकॉर्ड लेके जाना। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट मिलता है आपको, ये लेके जाना। वहां पे आपको लाइसेंस चेंज करने में हेल्प मिलेगी। आप एक पूरा जो लर्निंग पीरियड होता है, उसके अंदर लर्निंग लाइसेंस वाला जो पीरियड होता है, वो पूरा स्किप कर सकते हो। एंड अगर आप ओंटारियो जा रहे हो तो वहां पे सीधा वहां जीवन देके सीधा जी लेवल पे जंप कर सकते हो। जो लर्निंग लाइसेंस वाला पीरियड होता है 1 साल का, वो स्किप हो जाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस एक्सट्रैक्ट है तो ये लेके जाना, एंड अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाना। कार्ड वाला होता है, इसको लेके जाना, ये वो रख लेंगे एंड आपको वहां वाला लाइसेंस मिल जाएगा। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड, और ये बहुत अच्छी स्किल है, जॉब में भी आपको हेल्प करने वाली है, हर तरह से आपको हेल्प करने वाली है। आउट ऑफ टॉपिक एक चीज, अगर कनाडा में जाके आप अच्छे से लाइफ बिताना चाहते हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू वर्क रियली गुड, आपको अच्छा काम भी मिले, आउट ऑफ टॉपिक कनाडा में जाके कार जरूर लेना। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैनी पीपल में टेल यू, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई है। जब मैंने अपने जाने से पहले वीडियोस देखी थी, सबने ये बोला था कार मत लेना यहाँ के, लेकिन बिना कार के आपकी लाइफ वहां हेल ही होने वाली है। तो जीआईसी के जो पैसे बचेंगे ना $9,000, उससे कार ले लेना। इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, लाइसेंस लेके ही जाना यहाँ से। तो इसके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी। बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश वैसे कोई मांगता नहीं है, बट ले जाना, कहीं किसी सिचुएशन में आपको जरूरत पड़े। बट आपका बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में ही होना चाहिए, बाद में भी आपको जरूरत पड़ेगी जब पीआर की एप्लीकेशन डालोगे, सो इट विल बी रिक्वायर्ड। तो करवा के ही जाना। बर्थ सर्टिफिकेट में नेम अगर गलत है, उसको भी केस करके या किसी भी मीडियम से बाय हुक बाय क्रुक यहाँ पे उसको ठीक करा के जाना, ये भी आपको पहले बता रहा हूँ। पासपोर्ट साइज फोटोज बहुत सारी बनवा के जाना। वहां एक एक फोटो बनवाने के कई $1 लगेंगे आपके, एंड बनवाने में जो टाइम खराब होगा वो अलग से। तो फोटोज चाहे वहां यूज हो ना हो, हर साइज की फोटोज यहाँ पे बहुत सारी बल्क में बनवा के जाना अपने लिए। जितने साइजेस होते हैं, आप जब फोटोग्राफर के पास जाओगे, बहुत सारे साइजेस होते हैं, सारे साइज की 15-15, 10-10, 15-15 फोटोज बनवा के जाना। होम कंट्री क्रेडिट कार्ड एंड सम कैश, अपनी कंट्री के क्रेडिट कार्ड कम से कम एक कैरी कर लेना, एंड कुछ कैश भी कैरी कर लेना। यूज होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। यूजुअली जब आप वापस आते हो, इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग, आपको उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है इन सम सिचुएशन। मेरे पास अपने पर्स के अंदर इंडिया का कैश जब मैं गया था तब भी पड़ा था, आज भी पड़ा है, एंड आपको रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड भी अपने पास कम से कम एक रखना चाहिए। इन सम इमरजेंसी यू कैन यूज इट। तो एक क्रेडिट कार्ड और कुछ कैश जरूर रख लेना इंडिया वाला, जब भी कनाडा जा रहे हो, वापस आते हुए जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज कैनेडियन डॉलर। यूजुअली $2,000 के आसपास लोग कैरी करते हैं। $1,000 भी कैरी करोगे, इट इज गोइंग टू बी फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पैसे को जाके जनरली इंडियंस वहां जाके बैंक में ही डिपॉजिट करवाते हैं, जाते इतना सारा खर्चा नहीं होता, और कैश रखना इतना सेफ भी नहीं होता है। आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे, आपके पास अलमीरा नहीं होगी, कुछ की नहीं होगी आपके पास, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। तो कैश कैरी करना अपने आप में एक सिरदर्दी है। तो वहां जाके डिपॉजिट हो जाता है, बट अपने साथ कुछ ना कुछ कैश जरूर कैरी करना। फॉरेक्स कार्ड यहाँ से लेके जा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लोड करवा लो और बाद में अनलोड कर सकते हो, तो उसमें कुछ खर्चा नहीं होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने साथ अगर आप कैश कैरी नहीं करना चाहते हो, फॉरेक्स कार्ड कैरी कर सकते हो। रूटीन में रास्ते में कुछ भी एक्सपेंस करने के लिए फॉरेक्स कार्ड आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एक्टिवेटेड सिम कार्ड आप यहीं से ही, इंडिया से ही आप अपना सिम कार्ड एक्टिवेट करवा के जा सकते हो। वी कैन हेल्प यू इन दिस एज वेल। तो फोन बॉक्स है, कंपनी है जिनके सिम कार्ड यहीं से एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आप 1-2 दिन जाने से पहले एक्टिवेट करवा लो।
वहां जाके आपके पास सिम कार्ड होगा, जिस सिम कार्ड को लैंड होते ही यूज कर सकते हो। पहले से वो प्री एक्टिवेटेड होगा, पोस्टपेड भी होते हैं, प्रीपेड भी होते हैं, एंड आप उसी सिम कार्ड को ही, उसी नंबर को ही लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कनाडा का सिम यहीं से ही एक्टिवेट करवा के जा सकते हो। इफ यू नीड हेल्प इन दिस, आई कैन हेल्प यू, मुझे बता देना, आई विल मैनेज दिस फॉर यू। एंड आप इस कार्ड को भी कैरी कर सकते हो, एंड इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है कि वहां लैंड होने के बाद, वैसे तो हर एयरपोर्ट पे आपके पास वाईफाई की फैसिलिटी होती है, बट इन केस आपको बाहर जाके कहीं पे कॉल करनी है इमीडिएटली, जब तक आपके पास सिम नहीं आता, तब तक भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, वहां पे लैंड करने के बाद प्रॉब्लम ना हो, इट इज बेनिफिशियल कि आप यहां से एक सिम कार्ड कैरी कर ले। वहां जाके यूज करना हो तो करते रहना, नहीं करना हो तो थोड़े से ही पैसे लगते हैं, $35-40 है, वही लगेंगे आपके, एंड उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। नंबर को यूज करना है तो आगे लाइफ टाइम तक यूज करते रह सकते हो। क्वेश्चंस कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं आपको रिलेटेड टू योर इमिग्रेशन जर्नी, जो भी आपको इमिग्रेशन से यहां से जाके वहां लैंड करने तक कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एजुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्सपीरियंस विद जॉब प्रोफाइल, क्या एग्जैक्टली करते हो, जॉब में क्या करते हो, कंपनी कहां पे है, ऑफिस कहां पे है, वेबसाइट कौन सी है, लोकेशन बताओ हमें, ये सारी चीजें आपकी कंपनी के बारे में, बॉस कौन है, मैनेजर कौन है, कोई ईमेल कन्वर्सेशन हुआ, ऐसी ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो एक्सपीरियंस विद जॉब प्रोफाइल एंड अदर डिटेल्स, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज किस यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में आप जा रहे हो। कनाडा में कॉलेज यूनिवर्सिटी को स्कूल भी बोलते हैं, तो अगर कोई आपको स्कूल वर्ड यूज करे तो कंफ्यूज मत हो जाना कि हम तो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, हम तो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। स्कूल का मतलब भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ही होता है, तो कोई भी वर्ड इसमें से यूज हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जनरली इंडिया से जब आप फ्लाइट बोर्ड करते हो उससे पहले इमिग्रेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयर इंडिया वाले तो जरूर पूछते हैं, कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन सा प्रोग्राम ले रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करोगे वहां पे जाके। कुछ वर्ड्स हैं इसमें, कंफ्यूज मत होना, जैसे रीजन ऑफ चूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो आप स्टडी करने के लिए प्रोग्राम है, जैसे आईटी मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम का नाम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का नाम है, एमबीए ये प्रोग्राम का नाम है। हम इसको जनरली कोर्स बोल देते हैं, ये कोर्स नहीं होता, ये क्या है, प्रोग्राम है। कंफ्यूज मत होना इस चीज के अंदर, चाहे इंडिया में पूछा जाए चाहे कनाडा में पूछा जाए। सो प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्रोग्राम स्टडी करने के लिए जा रहे हो, तो प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए। देन कौन से सब्जेक्ट या कोर्सेज, आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक सेमेस्टर में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, एचआर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो जो ये सब्जेक्ट्स हैं बीच में 4-5 जो भी सब्जेक्ट आप स्टडी करोगे किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में, आईटी से रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट्स हैं, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं या कोर्सेज बोलते हैं। तो कोर्स और प्रोग्राम वर्ड को कंफ्यूज मत करना। प्रोग्राम मतलब एमबीए आपका प्रोग्राम है, कोर्स मतलब उसके अंदर फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स कुछ भी ऐसा कुछ आ रहा है, ये सब्जेक्ट का नाम है। तो जो आप 4-5 एक सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट पढ़ते हो वो सब्जेक्ट है या कोर्सेज है। एंड प्रोग्राम, जो पूरा प्रोग्राम है आपका, वो प्रोग्राम है एमबीए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, या फिर आप कोई भी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, बीबीए, ये प्रोग्राम का नाम है। बीबीए में जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो है आपके कोर्सेज। तो सब्जेक्ट या कोर्सेज को प्रोग्राम से कंफ्यूज मत करना। कोर्स पूछा जाएगा तो कोर्स का मतलब है कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने वाले हो, सब्जेक्ट कौन से पढ़ने वाले हो। ये पता होना चाहिए कि पहले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो। ये वेबसाइट पे जाके देख लेना, रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो वहां पर भी सब्जेक्ट आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ने वाले हो। ये आपसे जनरली इंडिया से फ्लाइट बोर्ड करने से पहले इंडिया में ये पूछा जाता है, कनाडा में भी पूछा जा सकता है। विच कैंपस हैव यू एनरोल्ड, कौन सा कैंपस है, तो आपने बोला कोनेस्टोगा कॉलेज है, कोनेस्टोगा कॉलेज का कौन सा कैंपस, अल्गोमा यूनिवर्सिटी कौन सा कैंपस। तो कैंपस भी पता होना चाहिए कि आपकी एनरोलमेंट कौन से कैंपस में होने वाली है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वाई कनाडा फॉर योर स्टडी डेस्टिनेशन, कनाडा क्यों जा रहे हो, यूएस क्यों नहीं जा रहे, यूके क्यों नहीं जा रहे, जर्मनी क्यों नहीं जा रहे, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे, न्यूजीलैंड क्यों नहीं जा रहे। इसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि कनाडा में एजुकेशन जो है इसकी कॉस्ट कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एंड इट इज इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री, जहां मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की अपनी स्टडी कंप्लीट करने में। बाकी कंट्रीज में मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट भी ज्यादा है एंड बाकी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा है, तो आपको ऐसा करके कोई आंसर देना होगा दैट व्हाई यू आर चूजिंग कनाडा। कॉस्ट एक सबसे अच्छा आंसर है कनाडा के लिए कि कॉस्ट यहाँ पे स्टडी की कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इसलिए मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। व्हाई यू आर ट्रैवलिंग सो अर्ली, मान लो आप 1 महीना पहले ही ट्रैवल करने लगते हैं। सपोज आपकी फ्लाइट अगस्त के फर्स्ट वीक की है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है सितंबर सेकंड वीक के अंदर, तो 40 दिन का टाइम है, इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, क्या करना चाहते हो कनाडा जाके। तो आपको बताना है कि मेरे को फ्लाइट इसी टाइम पे कम कॉस्ट में मिल रही थी, बाकी टाइम में फ्लाइट की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, एंड मुझे लग रहा था कि कुछ मैं सेविंग कर सकता हूँ इस ड्यूरेशन में, एंड मैं जाके 1 मंथ में वहां सेटल भी हो जाऊंगा। मुझे जगह भी देखनी है, अपने लिए अकोमोडेशन देखनी है, फूड देखना है, मेरे लिए नई जगह है, पहली बार मैं अपनी कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, सो इट विल हेल्प मी टू सेटल डाउन इन कनाडा, इसलिए मैं इतना जल्दी जा रहा हूँ। अदरवाइज अगर 10-15 दिन है तो जनरली आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर 10-15 दिन से ज्यादा है, 20 दिन 25 दिन, 1 महीना पहले या 1 महीने से भी ज्यादा पहले आप जा रहे हो कनाडा, कि आप मान लो जुलाई 31 को ही जा रहे हो और आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाले सितंबर 15 को, 45 डेज पहले क्यों जा रहे हो। तो आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है, अगर बहुत जल्दी की फ्लाइट है, आंसर कर देना कि कम कॉस्ट में मुझे फ्लाइट मिल रही थी इसलिए मैंने ये वाली फ्लाइट ले ली। देन
डू यू हैव जीसीकी एक्सेस, बता सकते हो कि मेरे पास जीसीकी का एक्सेस है, रखना अपने पास। नहीं है तो बता सकते हो कि नहीं है, रीजन बता देना कि किस लिए नहीं है, कि मुझे मिला नहीं या मेरे से की गुम हो गई या जो भी है। सो यू नीड टू कुक अप ए रीजन फॉर दैट। जनरली वैसे पूछा नहीं जाता है, बट आपके पास आंसर प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जीसीकी का एक्सेस है या नहीं है। नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मैंने कंसल्टेंट के थ्रू फाइल लगाई थी एंड उन्होंने मुझे एक्सेस नहीं दिया, इसलिए मेरे पास एक्सेस नहीं है, बट दीज आर माय डिटेल्स। मेरे पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जीसीकी में से डाउनलोड हुए हैं, बट ट्राई करना कि आपके पास जीसीकी का एक्सेस हो। डू यू हैव यूनिवर्सिटी पोर्टल एक्सेस, यूनिवर्सिटी पोर्टल का एक्सेस है तो ये आपके पास होना चाहिए, बताना है आपको हाँ जी मेरे पास पोर्टल का एक्सेस है, मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कर चुका हूं। कोर्सेज भी रजिस्टर हो चुके हैं या नहीं हुए, वो बताना है कि क्यों नहीं हुए हैं, कि रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी अपने आप करेगी और इस डेट को करेगी, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। विच सिटी यू आर ट्रैवलिंग टू इन कनाडा, ये आपसे पूछा जाएगा कौन सी सिटी में जा रहे हो। सपोज आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन में है एंड आपकी फ्लाइट जो लैंड हो रही है फाइनल डेस्टिनेशन वो है वैंकूवर। आपसे पूछा जाएगा वैंकूवर किस लिए जा रहे हो, आपकी फ्लाइट उसी सिटी में लैंड होनी चाहिए, नियर बाय एरिया में ही लैंड होनी चाहिए, फाइनल डेस्टिनेशन वही होनी चाहिए जहां पे आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना, इवन दो यू नीड टू चेंज योर डीएलआई। अगर डीएलआई चेंज भी करना है, फॉर एग्जांपल पहले आपका कॉलेज कोनेस्टोगा कॉलेज था एंड अब आपने चेंज करके ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कर लिया, ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी वैंकूवर में है, तो कोनेस्टोगा कॉलेज के लिए आपकी फ्लाइट टोरंटो में लैंड होनी चाहिए। लेकिन आपने ओवर स्मार्टनेस क्या किया है कि मैं सीधा वैंकूवर चला जाता हूं, कोनेस्टोगा से ऑनलाइन मैं रिफंड अप्लाई कर लूंगा एंड जाके सीधी मैं ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस लगानी स्टार्ट कर देता हूं। ये नहीं करना है, डोंट डू दैट। आपको बताना है कि मेरा एक ही कॉलेज है जिससे आपका वीजा आया है, तो आपका वीजा अगर कोनेस्टोगा कॉलेज से आया है या अल्गोमा यूनिवर्सिटी से आया है तो आपको बताना है कि मेरा वीजा अल्गोमा यूनिवर्सिटी से आया है, वही मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं ट्रैवल कर रहा हूं टोरंटो में लैंड होऊंगा, वहीं जाके पढ़ाई करनी है। जैसे ही परमिट लेके बाहर आओगे तो बाहर आते ही चाहे अगली फ्लाइट लेके आप वैंकूवर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू कैन डू इट इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अ स्टडी परमिट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ एयरपोर्ट। जैसे ही परमिट हाथ में आएगा अगली फ्लाइट लेके चाहे चले जाना, दूसरे टर्मिनल पे जाके चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आपको परमिट नहीं मिला है, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वही कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जिसके साथ आपको वीजा मिला था। तो अगर आप डीएलआई चेंज भी करने वाले हो बाद में, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, चाहे आपका एडमिशन हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, चाहे आपने फीस क्यों नहीं भर दी है। फॉर एग्जांपल आपने अल्गोमा यूनिवर्सिटी से चेंज करना था ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, आपको मास्टर डिग्री लेनी थी, तो आपने पहली वाली जगह पे रिफंड नहीं लिया है, अल्गोमा यूनिवर्सिटी से वीजा आया, अल्गोमा यूनिवर्सिटी के पास आप पूरी 1 ईयर की फीस पड़ी है, ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अपनी सीट बुकिंग अमाउंट पे कर दी है, ऑफर लेटर भी ले लिया है दूसरी यूनिवर्सिटी से, सीट बुकिंग अमाउंट भी पे कर दिया है एंड रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन 2 जगह हो चुका है, एक अल्गोमा में हो चुका है और एक दूसरी यूनिवर्सिटी में हो चुका है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा रजिस्ट्रेशन दूसरी जगह हुआ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि दूसरी यूनिवर्सिटी से मेरा ऑफर लेटर आया है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं डीएलआई चेंज करने वाला हूं। कनाडा में लैंड कर जाओ, कनाडा में एंटर हो जाओ, परमिट हाथ में ले लो, उसके बाद चाहे अल्गोमा यूनिवर्सिटी मत जाना, ऑनलाइन रिफंड अप्लाई कर देना एंड ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर जाके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहली फ्लाइट जब कनाडा जा रहे हो उसी यूनिवर्सिटी के आसपास लैंड होनी चाहिए, फाइनल डेस्टिनेशन वो होनी चाहिए, उसी यूनिवर्सिटी के आसपास होनी चाहिए जिस यूनिवर्सिटी से आपका वीजा आया। इट कैन बी ए कनेक्टिंग फ्लाइट एज वेल। कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपको एडमिंटन जाना है मैकिवन यूनिवर्सिटी में और आपकी फ्लाइट जो है कनेक्टिंग फ्लाइट है, वैंकूवर से होके फिर कनेक्टिंग फ्लाइट लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट जा रही है वैंकूवर टू एडमिंटन। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है? इस सिनेरियो के अंदर सिंपल है, आपको परमिट मिल जाएगा वैंकूवर में ही, लेकिन आपकी फ्लाइट की फाइनल डेस्टिनेशन आपको बतानी है क्या है? एडमिंटन। तो बाद में चाहे एडमिंटन जाना नहीं जाना, वैंकूवर में ही परमिट मिल गया आपको, क्योंकि आपका पोर्ट ऑफ एंट्री वैंकूवर बन चुका है। वैंकूवर से ही परमिट लेके बाहर आना, उसके बाद एडमिंटन चाहे मत जाना। तो परमिट लेने के बाद जो मर्जी करना, एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद जो मर्जी करना, उसके बाद चाहे एडमिंटन जाना या ना जाना, अपनी फ्लाइट चाहे कैंसिल करा देना। बट जब आप पहली बार जा रहे हो, यहां से जाते हुए वहां लैंड करने के बाद ऑफिसर, जो बॉर्डर ऑफिसर आपको मिलेगा, सबको एक ही चीज बतानी है, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन मैकिवन यूनिवर्सिटी है, मैं एडमिंटन जा रहा हूं और वहीं पे मुझे स्टडी करनी, चाहे बाद में परमिट मिलने के बाद जो करना है कर। सो बहुत सारी टिप्स हो चुकी हैं, नहीं अभी कुछ और बाकी है, ये भी देख लो। ब्रिंग सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। हर चीज की एक सॉफ्ट कॉपी भी रखना है, एक हार्ड कॉपी भी रखना। एंड अगर आपने कहीं पे डीएलआई चेंज करना है, सेकंड कम्युनिकेशन चल रहे हैं, वो वाले मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपने किसी बैग में डाल के छोड़ देना, एक नया मोबाइल अलग से कैरी कर लेना, क्योंकि वो आपकी ईमेल चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी रखनी है तो लैपटॉप में रख लेना या नए मोबाइल में रख लेना, ताकि कोई भी मांगे तो ओपन करके दिखा सको, या फिर व्हाट्सएप में कोई ग्रुप बना के उसके अंदर भी रख सकते हो। लेकिन अगर उसमें ऐसा कोई कम्युनिकेशन है जो आपके लिए इशू क्रिएट कर सकता है कि आपने सेकंड एडमिशन के लिए कन्वर्सेशन की हुई है, ईमेल के ऊपर ऐसा कुछ कन्वर्सेशन है, तो मोबाइल हैंडओवर करने से बचना। मोबाइल को, जो ऐसा मोबाइल है जिसमें ये सारी कन्वर्सेशन है, उसको स्विच ऑफ करके अपने बैग में रख लेना, एक दूसरा मोबाइल कैरी कर लेना, बोलना कि मैंने आने से पहले नया मोबाइल लिया है एंड मैं इसी मोबाइल को यहाँ यूज करना चाहता हूँ, वो वाला मोबाइल मैं इंडिया में रखा है, मैं उस मोबाइल को यूज ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप ऐसे बच सकते हो। या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लैपटॉप में रख लेना सॉफ्ट कॉपी में। तो सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है, हार्ड कॉपी भी रखनी है। हार्ड कॉपी आपसे मिसप्लेस हो जाए, बैग गुम हो जाए,
तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, उसको 2-3 जगह पे अपने पास कॉपी करके रखना। बंडल मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सेपरेटली। फाइनेंस के डॉक्यूमेंट नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट नॉन मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस नॉन मैंडेटरी है, इनको अलग से रखना है। तो एसओपी के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स को अलग रखना। एंड जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो हमने डिस्कस किए थे, जितने आपके जीसीकी के अंदर से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसके अलावा आपके जो ऑफर लेटर है, जीआईसी है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अलग से रखना। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का बंडल अलग से बनाना, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करना है, जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाए तभी डॉक्यूमेंट देने हैं। एंड जो नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जबरदस्ती पकड़ा नहीं देने, अपने बैग में रखो, हैंडी रखो, उसको अलग से रखो, अलग से बंडल क्लिप लगा के रखो, मांगे तो पकड़ा दो, नहीं मांगे तो बैग में पड़े, दैट्स इट। तो अलग अलग बंडल बनाना अपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का और नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे जाते हैं, मुझसे कभी नहीं मांगे गए, मेरे स्टूडेंट से भी कभी नहीं मांगे गए। कैरी करने हैं तो कर लेना, लेकिन वहां संभालने मुश्किल हो जाते हैं, जरूरत पड़े तो बाद में उसको कोरियर करवा लेना, उसका वजन भी काफी हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो उसको कैरी करना या नहीं कैरी करना इट्स योर डिसीजन, बट आपको जरूरत नहीं होती है। यू कैन कंप्लीट योर जर्नी विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल। तो अगर लगता है कि वहां सेफ नहीं होंगे, जब सेफ्टी का सारा प्रोविजन हो जाए तब मंगवा लेना, बट मुझे कभी यूज नहीं आए मेरे जितने भी एजुकेशन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी ओरिजिनल थे, तो मैंने तो कहीं नहीं दिखाया, ना मुझसे किसी ने पूछे हैं। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर बहुत जरूरत ना हो, किसी ने मांगे ना हो, तब तक कैरी करने की जरूरत नहीं है, वहां कोई मांगेगा भी नहीं आप। नेक्स्ट इज मस्ट ट्रेवल टू द सेम सिटी एयरपोर्ट नियर यूनिवर्सिटी। तो ये पहले बता चुका हूं, जहां आपकी यूनिवर्सिटी है उसके सबसे पास जो एयरपोर्ट है वही आपकी फ्लाइट की फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा डिटेल में। डोंट एंटर इन कनाडा विदाउट गेटिंग स्टडी परमिट। ये भी एक चीज है, बहुत लोगों से मिस्टेक हो जाती है कि स्टडी परमिट ही नहीं लिया, किसी ने किसी और लाइन में लगा दिया, कोई चेक करने वाला भी नहीं था, एंड बिना स्टडी परमिट लिए ही बच्चा बाहर निकल गया। एंड बाहर गए, फिर मुझे कॉल आया, कॉल करके फिर मैंने कहा कि वापिस उसी एयरपोर्ट पे जाओ, उनको रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट की, उनको समझाया कि मुझे किसी ने बताया नहीं, गाइड नहीं किया कि परमिट भी लेना होता है, एंड उसने बिना परमिट लिए ही चला गया था, बाहर चला गया था, वापिस रूम से वापिस गया, वापिस जाने के बाद रिक्वेस्ट की, स्टडी परमिट लिया और वापिस आया। उसका केस के अंदर ये इजीली हो गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। बिना स्टडी परमिट के आप कनाडा के अंदर नहीं रह सकते। दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है आपको, एक होता है वीजा स्टैंप ऑन पासपोर्ट एंड सेकंड होता है परमिट। परमिट यूज होता है, ये A4 टाइप का पेपर होता है, और वीजा स्टैंप होती है जो पासपोर्ट के ऊपर लगती है। इसकी मैं फोटो डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। परमिट जो होता है A4 टाइप का एक पेपर होता है, बड़ा सा पेपर होता है, ये जब आप कनाडा में एंटर होते हो उस टाइम पे परमिट मिलता है, फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो। इस परमिट के थ्रू ही, इस परमिट के साथ ही आप कनाडा के अंदर रह सकते हो। कनाडा के अंदर आपके वीजा स्टैंप की कोई वैल्यू नहीं है, नो वन आस्क फॉर इट, कोई नहीं पूछेगा आपको वीजा कहां है, आपका वीजा स्टैंप कहां है। एवरीवन इज गोइंग टू आस्क फॉर योर परमिट। स्टैंप भी रहनी चाहिए आपके पास, लेकिन परमिट इज मैंडेटरी कनाडा के अंदर रहने के लिए। तो वैलिड परमिट होना चाहिए जब कनाडा में रहना है। बाहर जब ट्रैवल करना है, कनाडा से बाहर जाना है, आना है, तो उस टाइम पे आपका वीजा स्टैंप इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन प्राइमरी डॉक्यूमेंट कनाडा के अंदर परमिट है, कनाडा के बाहर आपकी वीजा स्टैंप है। तो दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, बिना परमिट लिए बाहर नहीं जाना। देन परमिट पे मिस्टेक भी हो सकती है, कभी कभी ऐसा लिखा आ जाता है कि यू कैनॉट वर्क, या फिर वर्क की ऑथराइजेशन ही नहीं होती विद परमिसिबल आवर्स ऑफ वर्क, तो वो लिखा नहीं होता, तो यू कांट वर्क, तो सिन नंबर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपके परमिट में मिस्टेक है तो सिन भी नहीं मिलेगा। सिन इज सोशल इंश्योरेंस नंबर। अपने यहां जैसे आधार कार्ड होता है, तो वहां पे सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, जाते ही आपको लेना होता है अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले। तो सिन नंबर ही नहीं मिलेगा अगर परमिट के ऊपर वर्क की ऑथराइजेशन नहीं होगी। तो पार्ट टाइम वर्क करने की ऑथराइजेशन होनी चाहिए, परमिट के ऊपर नाम सही होना चाहिए, डेट सही होनी चाहिए, वहीं चेक कर लो। बाद में इसको अपडेट कराने के लिए पैसे भी लगते हैं, टाइम भी खराब होता है, एंड कुछ कंडीशन के अंदर अगर वर्क ऑथराइजेशन नहीं है तो काम भी नहीं कर पाते, बहुत लॉस होता है। प्रिंस के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, प्रिंस मेरे साथ ही रह रहा था, बट लकीली उसका परमिट चेंज होके जल्दी आ गया था, तो वो काम कर पाया, उसका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। किसी कंडीशन के अंदर अगर परमिट लेट हो गया तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है इस केस के अंदर। शुड टेक सम इंडियन एंड यूएस करेंसी। यूएस करेंसी थोड़ी सी ले जाना अपने साथ, चाहे कनाडा जा रहे हो। उसका रीजन ये है कि किसी किसी एयरपोर्ट के ऊपर कैनेडियन करेंसी अगर काम ना करे, तो यूएस करेंसी ग्लोबल करेंसी है, हर जगह पे चल जाती है, यूएस डॉलर हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, तो यूएस करेंसी थोड़ी सी ले जाना, कहीं पे इमरजेंसी में यूज करनी पड़े तो कर सको। तो आप $2000 अगर कैनेडियन करेंसी कैरी कर रहे हो, तो उसमें से $100 यूएस करेंसी कैरी कर लेना, थोड़ा सा आप इंडियन करेंसी भी अपने साथ कैरी कर लेना। तो अगर आप स्टडी परमिट पे जा रहे हो तो बहुत सारे टिप्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यही सब डॉक्यूमेंट्स है, यही सब टिप्स है जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन सब चीजों के लिए प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश ठीक ठाक हो आपकी, आप कम्युनिकेट कर पाओ, बेसिक कम्युनिकेशन हो आपका, ओवर स्मार्टनेस आप ना दिखाओ, आराम से आप इजीली निकल जाओगे इमिग्रेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे आज तक किसी क्लाइंट को नहीं हुई है, अनमोल को हुई थी उसके, क्योंकि वो ही वाज अनेबल टू आंसर। स्टडी वीजा पे गया था, 6.5 बैंड थे, लेकिन एक भी चीज का आंसर नहीं कर पा रहा था। सो उसको अलग से एक ट्रांसलेटर दिया गया, फिर भी आंसर नहीं हो पा रहे थे।
आंसर में कंफ्लिक्ट थे, पहले कुछ बोला बाद में कुछ बोला, सो देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम। सिर्फ वही बच्चा है मुझे लगता है जो फंसा है, क्योंकि वो आंसर नहीं कर पा रहा था। अगर आप आंसर कर पाएंगे अपने जॉब के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, तो इतना हार्ड नहीं होता है इमिग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना। डोंट वरी अबाउट इट। यूजुअली मैच्योर क्लाइंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, उनसे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। यंग जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ट्वेल्थ अभी भी किया है, जिनको लगता है कि ये नर्वस हो जाएंगे, इनको थोड़ा डराएंगे, तो उनको डराने की ट्राई की जाती है। तो उनको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चंस के रट्टे मार के जाना, क्वेश्चन पूछे और साथ साथ आंसर दे देना, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आंसर देते हुए। अभी रिसेंटली विजिटर वीजा का बहुत सारा इशू हुआ है, तो कुछ एडिशनल टिप विजिटर वीजा वालों के लिए। यहां पर विजिटर वीजा पे जो जाता है उसका रीजन ऑफ ट्रेवल स्टडी नहीं होता, उसका रीजन ऑफ ट्रेवल कुछ और होता है। उसका रीजन ऑफ ट्रेवल या तो घूमने के लिए जाना है या अपने बच्चों के पास जाना है। पेरेंट्स है तो बच्चों के पास जाना है। पेरेंट्स के साथ भी इशू हुआ, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करवा पाए बॉर्डर ऑफिसर का कि ये मेरा बच्चा है, मैं इनसे मिलने जा रहा हूं, उनको भी बोला या तो डिपोर्ट हो जाओ यहां से या फिर आपको असाइलम लेना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे इशू रिसेंटली हुए हैं। तो विजिटर वीजा के केस में किन किन चीजों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहली चीज है स्पॉन्सरशिप लेटर। आपने मान लो अपना विजिटर वीजा लिया है एक पर्टिकुलर स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ, अब वो रीजन जो है खत्म हो चुका है। पहले आपने स्पॉन्सरशिप लेटर लिया था, कन्वोकेशन है बच्चे की इसलिए जाना है, अब कन्वोकेशन जा चुकी है, अब आपको नया स्पॉन्सरशिप लेटर लेना है नए रीजन के साथ। जितनी बार कनाडा में ट्रैवल करोगे उतनी बार नया स्पॉन्सरशिप लेटर लेके ही ट्रैवल करना। आई एम रिपीटिंग इट, जितनी बार कनाडा में विजिटर वीजा पे ट्रैवल करोगे हर बार नया स्पॉन्सरशिप लेटर लेके नए रीजन के साथ ही ट्रैवल करना है। पुराना रीजन हो सकता है लेकिन स्पॉन्सरशिप लेटर नया ले लेना। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर नया नहीं होगा, आपको वहीं पे खड़ा कर दिया जाएगा एयरपोर्ट पे, पूछा जाएगा कि कहां जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, रीजन क्या है। तो अगर स्पॉन्सरशिप लेटर की प्रॉब्लम होगी, यू विल बी इन बिग ट्रबल। तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर अपडेट कराना है, जो रीजन है उसके अंदर लिखा हुआ वो आपको पता भी होना चाहिए। एंड जिसके पास जा रहे हो, जिसने स्पॉन्सर किया है, उस पर्सन के साथ कॉल पे आप उस टाइम कम्युनिकेट करने की हालत में होने चाहिए। वो पर्सन जॉब पे ना हो, कॉल पिक कर ले एंड कम्युनिकेट भी कर दे। एंड जो स्पॉन्सर है उनके आंसर और आपके आंसर भी मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जॉब आपकी कुछ और बता रहे हैं, आप अपनी जॉब कुछ और बता रहे हैं, कुछ मैच नहीं हो रहा एंड उस केस में प्रॉब्लम होने वाली है। तो सब कुछ सिंक में होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। आपका जो स्पॉन्सर है वो भी अवेलेबल हो, आप भी कॉल के साथ अवेलेबल हो, कॉल करने की सिचुएशन में हो एंड बात भी कर लो आप, सब कुछ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो इंडिया में अगर आपका कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट भी अवेलेबल हो, आप भी अवेलेबल हो एंड जो स्पॉन्सर है सब लोग अवेलेबल होने चाहिए जब आपकी वहां पे बोर्डिंग हो रही है, जब आप वहां पे लैंड कर रहे हो। नहीं तो आपको परमिट लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, डिपोर्ट किया जा सकता है या असाइलम लेने को बोला जा सकता है। डिस्कस योर एजुकेशन, एजुकेशन पहले से डिस्कस करके जाना। जो भी स्पॉन्सर है उसके साथ ये डिस्कस करके जाना, मेरी एजुकेशन ये है जो मैंने अपनी वीजा एप्लीकेशन में दिखाई है। एक्सपीरियंस क्या दिखाया है वो भी डिस्कस करके जाना। तो कंसल्टेंट से खुद भी ले लेना, स्पॉन्सर को भी दे देना, दोनों को ये डॉक्यूमेंट दे देना। और पता होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि वहां डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ रहे हैं, मैं बताता हूं मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, कोई वहां इतना टाइम नहीं देगा और आपको कोई पढ़ने भी नहीं देगा। तो आपकी चीज है, आपका एक्सपीरियंस है, आपको पता होना चाहिए। डिस्कस योर रीजन ऑफ ट्रेवल, ये भी पहले डिस्कस कर लेना। ऐसा ना हो कि आप तो बोल रहे हो कि मैं कन्वोकेशन के लिए जा रहा हूं, आपका बच्चा जो फोन पे बॉर्डर ऑफिसर से बात कर रहा है वो कहे कि नहीं जी मेरे पेरेंट्स तो मुझसे बस मिलने के लिए आए हैं, कन्वोकेशन तो मेरी चली गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आंसर, बच्चे के आंसर, स्पॉन्सर के आंसर, सबके आंसर मैच होने चाहिए। तो स्पॉन्सर आपका अगर बच्चा है उसके साथ, या कोई और थर्ड पार्टी है या कोई कंपनी है जिसने भी स्पॉन्सरशिप दी है, उनके साथ कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये चीज अपनी वीजा एप्लीकेशन में लगाई है, यही मैं बॉर्डर पे बोलने वाला हूं, आपको भी यही चीज बतानी है। ट्रैवल इन द सेम सिटी ऑफ स्पॉन्सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी स्पॉन्सरशिप तो आई है, आपका लड़का जो है, बच्चा जो है वो तो रह रहा है टोरंटो में। इस एग्जांपल को थोड़ा सा अपने लिए यूज कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं, आप बोलते रहे हैं घूमने के लिए मुझे टोरंटो जाना है या फिर मेरी वहां बिजनेस मीटिंग है, आपकी फ्लाइट जो बुक हुई है वैंकूवर की बुक हुई है, फंस जाओगे एंड वहीं से डिपोर्ट हो गए या असाइलम लेना पड़ेगा, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन भी लगेगी, 5 साल का बैन भी लग सकता है क्योंकि आपने झूठ बोला है। आप बोल रहे हो कि मुझे टोरंटो जाना है, वहां बिजनेस मीटिंग है, आपने होटल भी बुक किया हुआ है वैंकूवर के अंदर, तब भी फंस जाओगे। तो फ्लाइट जा रही है टोरंटो, होटल बुक किया हुआ वैंकूवर में, मानेंगे कि आपने इनडायरेक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन किया। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है, इसमें भी 5 साल का बैन आपको लग सकता है एंड ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैनेज योर होटल बुकिंग्स केयरफुली इन द सेम सिटी। तो जहां जाना है उसी जगह पे ही होटल बुकिंग अपनी करनी है। एंड अगर आपको किसी ने बुलाया है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो बताना है कि मैं इस पर्सन के साथ रहने वाला हूं, यह उसका होम का एड्रेस है, वो मुझे पिक करने के लिए बाहर आया हुआ है एंड मुझे उसके साथ जाना है। यू मस्ट बी रियली क्लियर अबाउट इट। तो होटल बुकिंग करनी है तो उसी सिटी में जहां से स्पॉन्सरशिप आई है, जहां आपकी मीटिंग है, जहां आपकी कॉन्फ्रेंस है, जहां आपका इवेंट है, जहां पे आपको बिजनेस के लिए जाना है या जहां घूमने के लिए जाना है, तो वहीं की होटल बुकिंग होनी चाहिए। या फिर आपके पास लोकल वहां का एड्रेस होना चाहिए, स्पॉन्सर का एड्रेस होना चाहिए जो आपको पिक करने के लिए आने वाला है। नेक्स्ट इज बुक रिटर्न फ्लाइट
इट कैन बी अ डमी टिकट एज वेल, जो या फिर रिफंडेबल टिकट आप बुक कर सकते हो। तो आप बता सकते हो मेरा प्लान 1 तारीख से 31 जुलाई तक है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक है, 31 दिन मुझे रहना है, इतने दिनों में मुझे ये चीजें करनी है। यही आप एसओपी में बताते हो, यही चीजें वहां जाके बतानी है। फ्लाइट मैंने 1st की बुक की है, 2nd को मैं कनाडा पहुंच गया हूं एंड 31st को ये मेरी फ्लाइट की बुकिंग है और मैं 31st को वापस चला जाऊंगा एंड 1 अगस्त को मैं वापस जाके अपना काम करूंगा। सो इट मस्ट बी रियली क्लियर। तो फ्लाइट बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट जो है बुक करके जाओ। अगर आप पेरेंट हो, आप बोल सकते हो कि हमारा फाइनल नहीं है, हम कुछ दिन बाद यहां से फ्लाइट की बुकिंग करेंगे एंड हमारा 15 डेज रहने का प्लान है, 15 डेज के बाद हम चले जाएंगे। तो इट इज नॉट ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आप किसी ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हो, वो पर्सनल विजिट है, बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो अपना इमोशनल रीजन बता सकते हैं कि हम 15 दिन के बाद यहां पे डिसाइड करेंगे, 15 दिन तक यहां पे रहेंगे, उसके बाद हम फ्लाइट बुक करेंगे क्योंकि प्लान इज नॉट रियली सर्टेन। तो वो भी जस्टिफाई हो सकता है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हो, मैंने 1 जुलाई को जाना है, 31 डेज की मेरा इवेंट है, इतने दिन का इवेंट मैंने प्लान किया है, इतने दिन मैंने घूमना प्लान किया है और इतने तारीखों में ऑफिस चला जाऊंगा। ऑफिशियल अगर ट्रिप है तो अपनी रिफंडेबल टिकट चाहे बुक कर लेना, चाहे वहां जाके फिर ज्यादा रह लो, कोई बात नहीं। लेकिन पहले जब एंटर कर रहे हो, रिफंडेबल टिकट या डमी टिकट आपके पास होनी चाहिए, जो कि रिटर्न फ्लाइट दिखाती हो कि मैं इतनी तारीख को वापस चला जाऊंगा, सो दैट बॉर्डर ऑफिसर इज कन्विंस्ड कि आप वापस जाने वाले हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज डू मेडिकल इफ विलिंग टू स्टे मोर देन 6 मंथ। थोड़ा सा स्मार्ट मूव है, स्मार्टली करना है इसको, मतलब गलती मत कर देना इसके अंदर। अगर आप पेरेंट हो, जनरली क्या होता है कि किसी की अगर डिलीवरी है और पेरेंट वहां जाते हैं तो मदर जनरली कनाडा में रुक जाती है। अगर आपका ऐसा प्लान है कि हमारी मदर यहां पे रुकनी चाहिए मोर देन 6 मंथ, तो आपको वहां 6 मंथ से ज्यादा भी रुक सकते हैं। उसके लिए वीजा एक्सटेंशन कराना पड़ता है। तो विजिटर वीजा का एक्सटेंशन इनसाइड कनाडा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए मेडिकल कराना होगा। तो अगर आपका कोई ऐसा प्लान है जिसमें 6 महीने से ज्यादा रुकने का प्लान है आपका, या जाके LMIA लेना है आपको, उस केस के अंदर अपना मेडिकल पहले से करा के जाना। इंडिया से मेडिकल करवा के जाओगे, लेकिन उसको दिखाना मत, और ना ही ये डिक्लेयर कर देना कि मैं 6 महीने से ज्यादा वहां रहने वाला हूं, ये किसी को बताना मत। पर मेडिकल करा के जाओगे, इट विल बी अ स्मार्ट मूव। यहाँ इजी हो जाता है, लो कॉस्ट में हो जाता है। वहां $200-300 लग जाएंगे मेडिकल करवाने के, अपडेट होने के अंदर तो पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा। तो मेडिकल करवा के जा सकते हो इन केस यू हैव ए प्लान टू स्टे इन कनाडा फॉर मोर देन 6 मंथ। तो अगर 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे विजिटर वीजा की, या फिर LMIA से वर्क परमिट लेने की कोशिश करोगे, फिर मेडिकल करवाना होगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा स्टे के लिए मेडिकल की जरूरत होती है। तो एक स्मार्ट चीज कर सकते हो अगर इस चीज का प्लान है, ज्यादा कॉस्ट नहीं करता, 6-7 हजार रुपए की बात है। तो अगर प्लान अनसर्टेन हो कि रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते, तब भी करवा के चले जाना। लेकिन इसको डिक्लेयर मत करना कहीं पे भी कि हम 6 महीने से ज्यादा रहने वाले हैं, तो बॉर्डर पे ही रोक लेंगे, नहीं तो अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये एक स्मार्ट चीज कर सकते हो जिससे आपके पैसे और टाइम बच सकता है। सो इफ यू आल्सो वांट टू अप्लाई विद मी, वी कैन अप्लाई फॉर यू। आई होप सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। लंबी वीडियो है, आई नो, आई अंडरस्टैंड। मैं भी बनाते बनाते बोलते बोलते बहुत थक गया हूं, बट थैंक यू सो मच अगर यहां तक किसी ने भी वीडियो देखी है, जिसने भी देखी है। लंबी वीडियो जनरली लोग देखना नहीं चाहते, बट मैं न्यूज चैनल की तरह इस चैनल को नहीं चला सकता। मैंने बहुत प्लान किया, ट्राई किया कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, लेकिन जब तक मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं देता तब तक लगता है कि कंसल्टेंट वाली फील नहीं आती है, और आई एम ए टीचर, तो टीचर वाली फील भी नहीं आती है। तो सॉरी फॉर मेकिंग लॉन्ग वीडियोस। हाँ, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियोस अच्छी लगती हैं, जिसमें एक वीडियो में सारी डिटेल मिल जाए। ये वैसी ही वीडियो है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसके अंदर सॉल्यूशन मिले, जिसके अंदर नॉलेज मिले, विजडम मिले, ना कि न्यूज चैनल नहीं बनना है मुझे। मुझे बहुत गंदे लगते हैं न्यूज चैनल। बहुत सारे चैनल है जिसके अंदर हर रोज की डेली अपडेट आती है, एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आया, एंड ये वाला ड्रॉ आया, ये आया, PNP का इनविटेशन आया, इतने इनविटेशन आए। दीज आर न्यू चैनल्स। या फिर आज मार्क मिलर ने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, क्या कनाडा बंद हो रहा है, मतलब दीज आर सेंसेशनलाइज करके न्यूज को चलाना। तो बेसिकली दीज आर न्यूज चैनल। न्यूज चैनल नहीं बनना है मुझे। आई डोंट वांट टू मेक दोस टाइप ऑफ वीडियोस, इसीलिए वो वीडियोस बनाता हूं जो एक्चुअली किसी को हेल्प कर सके। एंड जब भी ऐसा कंटेंट डिलीवर करने की बात होती है तो फिर टाइम लगता है चीजें बताने में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हर चीज को डिटेल में बताने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है, ताकि आपको क्लियरली चीजें समझाए। तो दिस इज द मोटिव। यू कैन गिव मी फीडबैक इन कमेंट्स कि क्या ये सही मीडियम है, क्या ये सही है, ऐसे बनानी चाहिए, या वो 5-7 मिनट वाली वीडियो जिससे चैनल जल्दी ग्रो करता है वही सही है। तो मुझे पर्सनली ये वाली वीडियोस, ऐसी वीडियोस ही अच्छी लगती है जिसमें एक वीडियो के अंदर ढंग से नॉलेज मिल जाए एंड उसके बाद 50 वीडियोस देखने की जरूरत ना रहे। आपको सही अप्रोप्रिएट जगह से सही कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज द मोटिव। तो यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे फीडबैक भी दे देना, क्या ये सही मीडियम है, या मुझे भी वही 5-7 मिनट वाली वीडियो जो जितना लोग देखना चाहते हैं उस पर मूव कर जाना चाहिए। तो मुझे फीडबैक देना। अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि देयर आर 2 माइंड्स कि चैनल को जल्दी ग्रो करना है तो उतनी वीडियो बनानी चाहिए, छोटी छोटी वीडियोस बनानी चाहिए 5-7 मिनट की, न्यूज देके एंड फटाफट से ग्रो करना चाहिए। एंड पर्सनल जो मेरा माइंडसेट है वो ये बोलता है कि अच्छे से इंफॉर्मेशन नॉलेज वाला चैनल बनाना चाहिए। जैसे मेरा पहले वाला चैनल था वो भी वैसा ही था
जिसमें लोगों को एक्चुअल में हेल्प हो कनाडा पहुंचने में, ना कि बस उनको न्यूज सुन के अच्छा आज ये हो गया, अच्छा ये वो हो गया। न्यूज चैनल नहीं होना चाहिए। सो दिस इज माय माइंडसेट। मुझे बताना कि इसमें क्या ठीक है, कैसे करना चाहिए, एंड आई लीव इट टू यू। आई नो इतनी लंबी वीडियोस पे ज्यादा व्यूज नहीं आते, मैं इसको ये सब बोल के और लंबा बना रहा हूं, बट स्टिल आई एम फाइन विद दैट। लोग पॉडकास्ट भी देखते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का, तो आई गेस मैं भी वो देखता हूँ, बहुत सारे देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर वो वाला कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोग हैं तो ये वाला भी कंज्यूम करने वाले लोग होंगे। सो गिव मी फीडबैक रिलेटेड टू दैट। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि लोगों को जिनको रियल में हेल्प चाहिए तो ऐसे ही कंटेंट से हेल्प होने वाली है। 5 मिनट की वीडियो में मैं तो कुछ समझा नहीं सकता, मैं तो टीचर रहा हूं, तो मुझे तो डिटेल में ही समझाने की आदत है, वही मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ अप्लाई करना है, आई कैन अप्लाई फॉर यू। कोई भी वीजा, कनाडा या बाकी कंट्रीज, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी जाना है, वर्क परमिट एज वेल, यूरोप एज वेल, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाना है, एंड किसी भी टाइप का वीजा, चाहे एक्सटेंशन है, चाहे आपको फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, स्टडी वीजा विद स्पाउस ओपन वर्क परमिट, ऑल टुगेदर सारी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन यू वांट टू अप्लाई, इवन डायरेक्ट पीआर एज वेल, अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे के थ्रू यू कैन अप्लाई फॉर डायरेक्ट पीआर। ये वाली वीडियो देखना, इससे समझ आ जाएगा। इसमें डिटेल में बताया है कि आप डायरेक्ट पीआर कैसे ले सकते हो। 50 इनविटेशन हर मंथ में आते हैं, सो यू कैन गेट डायरेक्ट पीआर एज वेल। अगर अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे में अगर आप फॉलो कर जाते हो, इस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। सो आई कैन अप्लाई फॉर दैट एज वेल, LMIA एज वेल। सो आई कैन अप्लाई फॉर एनी एप्लीकेशंस फॉर एनी कंट्रीज, and we are open for everything. And if you like the video, please ping me on my WhatsApp number. I'll be able to take care of your case. Thank you so much for watching this video till then.